शक्ति विद्यापीठ स्कूल छापड़ा की तरफ से श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 10th और 12th के विद्यार्थियों के लिए स्टार्ट की गई है। अधिक से अधिक विद्यार्थी यूट्यूब चैनल से जुड़े और पढ़ाई का फायदा लें। आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 12 का चैप्टर 3 आव्यूह। सबसे पहले हम आव्यूह क्या होता है उसकी परिभाषा बताएंगे और उसके बाद में इसके एग्जाम्पल। तो आव्यूह क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। m n संख्याएं, मैं परिभाषा देता हूं पहले। एक m n संख्याओं का निकाय, निकाय जिसको हम बोलते हैं सिस्टम, जिसमें m पंक्तियां एक क्रमित समुच्चय के रूप में व्यवस्थित हो तथा प्रत्येक पंक्ति n संख्याओं का एक क्रमित समुच्चय हो। वापस देख लीजिए, एक mn संख्याओं का निकाय जिसमें m पंक्तियां एक क्रमित समुच्चय के रूप में व्यवस्थित हो तथा प्रत्येक पंक्ति n संख्याओं का एक क्रमित समुच्चय हो, आव्यूह कहलाता है। अथवा इसकी एक और परिभाषा देख लेते हैं, वो क्या है। अथवा आव्यूह संख्याओं तथा फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। दोनों परिभाषाएं एक ही है। अथवा वाली परिभाषा देख लीजिए, आव्यूह संख्याओं तथा फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। इसको संकेतन तीन टाइप के संकेत है, यहां पे देख लीजिए। इसको संकेतन इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है या इस प्रकार से लिखा जाता है। प्रत्येक आव्यूह में जो संख्याएं या फलन होते हैं वह आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। यानी कि आव्यूह के अंदर जो भी संख्याएं या फलन होंगे वे सभी संख्याएं आव्यूह के क्या कहलाएंगे, अवयव कहलाएंगे। अगला, अब आव्यूह को संकेतन किस रूप में व्यक्त करते हैं ये लीजिए, और आव्यूह को हम और कैसे व्यक्त कर सकते हैं वो देख लीजिए। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों अर्थात ए, बी तथा सी इत्यादि से व्यक्त
करते हैं। देख लीजिए, अवयव को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ए, बी तथा सी से व्यक्त करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लेंगे अवयव के उदाहरण कि उदाहरण कैसे है। तो ये परिभाषाएं आपको उतारनी है, उसके बाद में लेते हैं अवयव के उदाहरण। जैसे उदाहरण, जैसे a बराबर 1 2 3 6 7 9 8 5 4, ये एक अवयव का उदाहरण है। अब देखिए, जो हमने पहली परिभाषा देखी थी, देखिए कैसे अवयव mn संख्याओं का एक ऐसा क्रम होता है जिसमें m पंक्तियां होती है। अब यहां ध्यान से देखिए, आप इस अवयव के अंदर 1 2 3 पंक्तियां हैं जो कि क्रमित समुच्चय के रूप में है, और प्रत्येक पंक्ति n अवयवों का एक क्रमित समुच्चय होता है। जैसे ये पहली पंक्ति है, और ये दूसरी पंक्ति है, और ये तीसरी पंक्ति है। आप देख सकते हैं पहली पंक्ति के अंदर कितने अवयव है, 1 2 3 अवयव। आगे बात समझ में, यानी प्रत्येक पंक्ति n संख्याओं का एक समुच्चय होता है। यहां पे पहली पंक्ति, इसमें अवयव कितने हैं, 3। दूसरी पंक्ति में अवयव कितने हैं, 3। तीसरी पंक्ति में अवयव कितने हैं, 3। अब देखना ध्यान से, यहां क्षैतिज रेखाएं, यहां क्षैतिज रेखा कौन सी, ये वाली हॉरिजॉन्टल। यहां क्षैतिज रेखाएं पंक्ति, जिसको बोलते हैं रो, पंक्ति कहलाती है, तथा वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रेखाएं अवयव की स्तंभ कहलाते हैं, इसको बोलते हैं कॉलम। ध्यान से देख लीजिए, अवयव के अंदर जो हॉरिजॉन्टल रेखाएं होती है इनको हम बोलेंगे पंक्ति, और जो वर्टिकल होती है उनको हम बोलेंगे स्तंभ। इसके एग्जांपल और भी देख लीजिए, जैसे अवयव बी, मैंने लिखा cos x sin x माइनस sin x cos x। अब ध्यान से देखिए, यहां पे ये जो अवयव है इसके अंदर ये सारी जो है संख्याएं हैं। हमने परिभाषा में देखा था दूसरी अथवा वाली परिभाषा कि अवयव संख्याओं या फलनों का एक ऐसा क्रम विन्यास होता है, आयताकार क्रम विन्यास होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो अवयव है किसका बना है, जिसके अवयव क्या है, फलन है, क्योंकि आपको पता है cos x भी एक फलन होता है, sin x भी फलन होता है। तो आप देख सकते हैं ये फलनों का अवयव है, यह है फलनों का अवयव। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब अभी हमने पढ़ लिया कि अवयव क्या होता है, अवयव का उदाहरण हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे कि अवयव की कोटि क्या होती है। चलिए अवयव की कोटि, अब अवयव की कोटि क्या होती है वो देख लीजिए। यदि मैं परिभाषा देता हूं, करें, यदि किसी अवयव में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हो तो वह अवयव m इंटू n कोटि का कहलाता है।
यदि किसी आयु में m पंक्तियां हैं, देख सकते हैं आयु पंक्तियों और स्तंभों से बना होता है और प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ में आयु के क्या होते हैं, अवयव होते हैं। यदि किसी आयु में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हो तो वह आयु किस कोटि का कहलाएगा, m इंटू n कोटि का कहलाता है, जहां m क्या है, पंक्तियों की संख्या और n क्या है, स्तंभों की संख्या। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है m और n अलग अलग भी हो सकते हैं, और आगे हम जब पढ़ेंगे कि वर्ग मैट्रिक्स, उसमें m और n दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी m और n की वैल्यू जो होती है बराबर होती है। अब देखिए तो ध्यान से देखना, अब इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। माना A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n। देखिए यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या है, पंक्ति। इस पंक्ति में कितने अवयव है, अब ध्यान से देखना, m इंटू n में जो m है वो हमेशा किसको व्यक्त करेगा, पंक्ति को व्यक्त करेगा, और जो n है वो हमेशा किसको व्यक्त करेगा, स्तंभ को व्यक्त करेगा। पहले मैं लिख देता हूं m1, m2, m3, m। अब ध्यान से ये एक आयु है जिसमें m पंक्तियां हैं और n स्तंभ है। अब आपको कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखिए, मैंने कहा था कि जो अवयव होता है, इस अवयव, जैसे इस अवयव का, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं aij, m इंटू n, जहां i जो है वो बिलोंग करता है 1 से m, तथा j है वो बिलोंग करता है 1 से। इसका मतलब क्या है, i जहां i आयु की पंक्ति को व्यक्त करता है तथा j आयु के स्तंभ को व्यक्त करता है। मैंने आपको बताया था आयु पंक्तियों और स्तंभों से मिलकर बना होता है, इनका क्रमिक समुच्चय के रूप में रहता है ये, और प्रत्येक पंक्ति व स्तंभ जो जिसमें अवयव होते हैं वो सारे आयु के अवयव कहलाते हैं। सॉरी, प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ में जो संख्याएं होती है या फलन होते हैं वो इसके क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। यानी यहां पर A11, A12, A13, A1n, ये पर्टिकुलर सारे क्या है, इस आयु के अवयव है। आप देखिए, चलिए अब इस आयु का क्रम क्या है वो देख लीजिए। आप देख सकते हैं इस आयु में कितनी पंक्तियां हैं, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ये 1 किसको व्यक्त कर रहा है, पंक्ति को, ये 1 किसको व्यक्त कर रहा है, स्तंभ को। तो जो पहला है वो पंक्ति को व्यक्त करता है और जो बाद में है वो किसको व्यक्त करता है, स्तंभ को व्यक्त करता है। तो यहां से देख सकते हैं पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, और ऐसे ही चलते चलते कौन सी पंक्ति, ये m भी पंक्ति है। यानी इस आयु के अंदर कितनी पंक्तियां हैं, m पंक्तियां। यहां से हम देख सकते हैं पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, और ये कौन सा है, nवां स्तंभ। यानी इस आयु में कितने स्तंभ है, n स्तंभ है। तो परिभाषा के अनुसार यदि किसी आयु में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हो तो वह आयु m इंटू n कोटि का आयु कहलाता है। यानी कि इस आयु की कोटि क्या है, m इंटू n, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, aij m इंटू n, जहां i कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, i 1 से लेके m और j 1 से लेके n, और यहाँ aij क्या है, इस आयु का अवयव है। कौन सा अवयव है, यहाँ aij आयु की iवीं पंक्ति तथा jवें स्तंभ का अवयव है। बात आगे समझ में, aij क्या है, आयु की iवीं पंक्ति तथा jवें स्तंभ का एक अवयव है।
अब ये i और j कोई भी वैल्यू ग्रहण कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा i आप लीजिए 3 और j आप लीजिए 4। इसका मतलब क्या है, a34। ये a34 क्या हो गया, इस आव्यूह का तीसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ का आव्यूह। क्लियर। तो ये होती है आव्यूह की कोटि। देख लीजिए, अगर आव्यूह में m पंक्तियां हैं और n स्तंभ है तो वह आव्यूह कहलाता है m इंटू n कोटि का। ये बात समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आव्यूह की परिभाषा हो गई, आव्यूह की कोटि क्या होती है वो हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे कि आव्यूह के प्रकार कितने होते हैं। आव्यूह के भी अलग अलग टाइप होते हैं। किस किस टाइप की आव्यूह होती है वो चीज हम आगे पढ़ेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अपना आव्यूह के प्रकार। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला मैं आपको बताता हूं, आयताकार। देखिए, आयताकार नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि आयताकार यानी आयत के रूप का, यानी कि इस रूप का। अब यहां पे आप देख सकते हैं आयत के अंदर जो लेंथ होती है वो विड्थ से क्या होती है, अलग होती है। यानी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है, अलग अलग होती है। और जो आव्यूह है वो आयताकार रूप का है। इसका मतलब क्या है, इस आव्यूह के अंदर जो पंक्ति और स्तंभों की संख्या होगी वो क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। क्लियर। चलिए तो इसके परिभाषा लिखते हैं। अब जब मैं आव्यूह लिखूंगा तो मैं सीधा इस प्रकार लिखूंगा, a बराबर aij m इंटू n। इसका मतलब आप समझ गए कि इस आव्यूह में m पंक्तियां हैं और n स्तंभ है। जहां aij क्या है, इस आव्यूह की iवीं पंक्ति और jवें स्तंभ का क्या है, अवयव है। और इनको आप वैल्यू देके पूरी बड़ी आव्यूह भी बना सकते हैं। चलिए आव्यूह परिभाषा लिख लेते हैं इसकी। आव्यूह ए, आव्यूह ए जो कि m पंक्तियां हैं इसमें और n स्तंभ है। आव्यूह ए एक आयताकार आव्यूह कहलाता है यदि इसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या भिन्न भिन्न हो, अर्थात m नॉट इक्वल टू n, यानी m और n दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो ऐसा आव्यूह क्या कहलाता है, आयताकार आव्यूह कहलाता है। क्लियर। आयताकार आव्यूह क्या कहलाता है, कौन सा होता है कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, भिन्न भिन्न होनी चाहिए, वह आव्यूह क्या कहलाता है, एक आयताकार आव्यूह कहलाता है। चलिए इसके एग्जांपल बता देता हूं जैसे आपको। जैसे मान लीजिए ये आव्यूह आपका 1 2 5 6 8 9, देख सकते हैं। इस आव्यूह में आप देख लीजिए पंक्तियां कितनी है, 1 2 3, यानी कि 3 पंक्तियां, और स्तंभ कितने हैं, 1 2, यानी कि 2 स्तंभ है। तो इसका क्रम आप देख सकते हैं। इसका क्रम क्या होगा, क्रम क्या है, 3 इंटू 2, यानी ये आव्यूह 3 इंटू 2 क्रम का है। जहां पर आप देख सकते हैं पंक्तियों और स्तंभों की संख्या दोनों क्या है, भिन्न भिन्न है। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या दोनों भिन्न भिन्न होती है, तो वह कौन सा कहलाता है, आयताकार आव्यूह कहलाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आव्यूह है वो है आपका वर्गाकार आव्यूह। नंबर 2, वर्गाकार आव्यूह। चलिए नाम से आपको पता चल रहा है वर्गाकार। वर्ग कैसा होता है, इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है
कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों दोनों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, वह आव्यूह क्या कहलाता है, वर्गाकार आव्यूह कहलाता है। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। आव्यूह ए, वही शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं वापिस, एक आव्यूह जिसका क्रम क्या है n × n। यह आव्यूह वर्गाकार आव्यूह कहलाएगा। कब, वो देख लीजिए। आव्यूह ए वर्गाकार आव्यूह कहलाता है यदि आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो, अर्थात m = n। यानी कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो क्या कहलाता है, वो एक वर्गाकार आव्यूह कहलाता है। जैसे 1 3 2 4 5 9 7 6 8। आगे देख सकते हैं कितनी पंक्तियां इसमें, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3। तीन ही पंक्तियां हैं और तीन ही स्तंभ है। यानी कौन सी कोटि का है ये, 3 × 3 कोटि का। यानी यहां पर m बराबर क्या है, 3, और n बराबर भी क्या है, 3। यानी कि पंक्तियों और स्तंभों दोनों की संख्या क्या है, यहाँ पर समान है। तो ये आव्यूह क्या कहलाएगा, वर्गाकार आव्यूह कहलाएगा। ध्यान रखना, ये वर्गाकार आव्यूह बहुत काम आने वाला है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं आव्यूह के तीसरे प्रकार में। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा प्रकार क्या है वो देख लीजिए। चलिए तीसरा प्रकार देखते हैं, पंक्ति आव्यूह। कौन सा आव्यूह पढ़ेंगे, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति मैट्रिक्स बोल सकते हैं, पंक्ति आव्यूह। अब पंक्ति आव्यूह नाम से आप देख सकते हैं, पंक्ति आव्यूह यानी ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, वह आव्यूह क्या कहलाएगा, पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। और उस पंक्ति में अवयव कितने भी हो सकते हैं, यानी कि स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है। चलिए, एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। चलिए तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये एग्जांपल है, यहां पे देखिए आप, पंक्तियों की संख्या कितनी है, एक, लेकिन इस पंक्ति में अवयव कितने हैं, 1 2 3 4, यानी इसको हम ऐसे व्यक्त करेंगे, ये क्या हो जाएंगे, इसके स्तंभ हो जाएंगे। तो आप ध्यान से देख सकते हैं इसका क्रम क्या हो गया, फिर 1 × 4, यानी m बराबर क्या है 1 और n बराबर क्या है 4। इसका मतलब क्या हो गया, पंक्ति कितनी है इसमें, केवल एक है। ये इसकी क्या है परिभाषा, यानी ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, वह आव्यूह क्या कहलाता है, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। चलिए तो अगली परिभाषा इसकी देख लेते हैं, स्तंभ आव्यूह। इसका जस्ट ऑपोजिट स्तंभ आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, क्या कहलाएगा, स्तंभ आव्यूह कहलाएगा।
और उस स्तंभ में कितने भी अवयव हो सकते हैं और उन अवयवों से लेकर क्या बनती है, पंक्ति बनती है। चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो क्या कहलाता है, स्तंभ अवयव कहलाता है। जैसे देख लीजिए ये अवयव है। अब यहां पे बताइए मुझे कितने स्तंभ है, आपको दिख रहा है केवल एक स्तंभ है। स्तंभ में अवयव कितने हैं, 4, यानी इस प्रकार देखते हुए कितनी पंक्तियां हो गई, 4 पंक्तियां हो गई। तो इसका क्रम क्या हो गया, 4 × 1। यहां m बराबर क्या है 4, n बराबर क्या है 1। स्तंभ अवयव की परिभाषा क्या है, उसमें केवल एक स्तंभ होना, यानी n का मान केवल 1 होना चाहिए। m का मान कितना भी हो सकता है। तो ये क्या कहलाती है, स्तंभ अवयव कहलाती है। देख लीजिए पंक्ति अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, स्तंभ अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, ये इन दोनों की परिभाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार अवयव का, अगला है एकल मैट्रिक्स। एकल मैट्रिक्स यानी एकल अवयव। एकल अवयव क्या होता है, यहां पे नाम देखिए आप एकल, इसका मतलब क्या है, अवयव में केवल और केवल एक अवयव होना चाहिए। अवयव में केवल और केवल एक अवयव होना चाहिए। एक अवयव होगा इसका मतलब क्या है, उस अवयव में पंक्ति भी एक होगी और स्तंभ भी क्या होगा, एक ही होगा। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक अवयव हो एकल अवयव कहलाता है। वो एक अवयव कोई संख्या भी हो सकती है, कोई एक फलन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए जैसे फाइव, देखिए ये अवयव कितनी पंक्तियां हैं, जैसे देखेंगे केवल एक पंक्ति, और यहां से देखेंगे तो केवल एक स्तंभ। इसका क्रम क्या हो गया, 1 × 1। देख सकते हैं यहाँ m यानी पंक्तियों की संख्या 1 और n यानी स्तंभों की संख्या 1। तो परिभाषा अनुसार ऐसा अवयव जिसमें केवल एक अवयव यानी एक ही पंक्ति होनी चाहिए और एक ही स्तंभ होना चाहिए, तो वह अवयव क्या कहलाता है, एकल अवयव। आप इसको इस परिभाषा से देख सकते हैं, जैसे ये परिभाषा इसकी, जैसे aij m × n, ये एक एकल अवयव कहलाएगा यदि m बराबर n बराबर 1, यानी कि जब m और n दोनों का मान क्या होना चाहिए, 1, यानी कि i और j केवल क्या वैल्यू ग्रहण कर सकते हैं, 1, यानी a11, यानी इसमें केवल एक अवयव होगा। तो ये अवयव क्या कहलाएगा, एकल अवयव कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला अवयव क्या है वो देख लीजिए, शून्य अवयव। शून्य अवयव का मतलब क्या है, चलिए तो ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, यानी कि अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य है क्या कहलाएगा, शून्य अवयव कहलाएगा। ध्यान से देख लीजिए परिभाषा इसकी, ऐसा अवयव
ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, क्या कहलाएगा? शून्य अवयव कहलाता है। इसका मतलब क्या है? यानी कि अवयव की जितनी भी पंक्ति है, प्रत्येक पंक्ति का अवयव क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। जितने भी स्तंभ है, प्रत्येक स्तंभ का अवयव क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। अर्थात एक अवयव ए जो इस प्रकार है, Aij m into n, ये अवयव शून्य अवयव कहलाएगा यदि m तथा i v पंक्ति तथा j वे स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य होना चाहिए। ध्यान से देख लीजिए, आई वी पंक्ति और जे वे स्तंभ का प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। क्लियर? आई वी पंक्ति और जे वे स्तंभ यानी कि कौन सा अवयव है? ये जे, ये अवयव कौन सा हो गया? आई वी पंक्ति और जे वे स्तंभ का अवयव। प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। यानी कि आप कोई सी भी पंक्ति उठा लीजिए, कोई सा भी स्तंभ उठा लीजिए, उसका प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो वह मैट्रिक्स क्या कहलाती है? शून्य मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे देख सकते हैं आप, ये 2x2 क्रम का मैट्रिक्स है। आप देख सकते हैं पहली पंक्ति का प्रत्येक अवयव क्या है? शून्य। दूसरी पंक्ति का प्रत्येक अवयव क्या है? शून्य। इसी प्रकार अगर स्तंभ से देखें तो पहले स्तंभ का प्रत्येक अवयव क्या है? शून्य। और दूसरे स्तंभ का भी प्रत्येक अवयव क्या है? शून्य। तो यही इसकी क्या परिभाषा है? ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य है। प्रत्येक अवयव शून्य यानी कि उसकी प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ का अवयव शून्य चाहिए। इस रूप में अगर देखें Aij ये क्या कहलाएगा? एक शून्य मैट्रिक्स कहलाएगा यदि आई वी पंक्ति और जे स्तंभ का प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। इस प्रकार आई वी पंक्ति और जे स्तंभ का ये वाला अवयव है Aij, क्या है ये? आई वी पंक्ति और जे स्तंभ का अवयव है, ये क्या होना चाहिए? शून्य। यहाँ आई और जे का मान कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने रखा 4 3 यानी A4 3 यानी चौथी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, वो अवयव क्या है? शून्य है। आई और जे का मान आप कुछ भी रख सकते हैं। जहाँ आई कहां से कहां? 1 से लेकर m तक वैल्यू लेगा और जे कहां से कहां तक लेगा? 1 से लेकर n तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो ये होता है शून्य अवयव। चलिए, तो मैट्रिक्स के प्रकार में थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। अगला टाइप ऑफ मैट्रिक्स है अपना विकिरण मैट्रिक्स। विकिरण मैट्रिक्स से तभी संभव होगा जब वह मैट्रिक्स एक वर्गाकार मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, एक वर्गाकार मैट्रिक्स विकिरण मैट्रिक्स कहलाता है यदि उसके मुख्य विकिरण के अलावा अन्य सभी अवयव शून्य हो। यानी कि एक वर्गाकार मैट्रिक्स विकिरण मैट्रिक्स कहलाएगा यदि उसके मुख्य विकिरण के अलावा अन्य सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। अर्थात एक मैट्रिक्स ए m इंटू एम क्रम का। अब यहाँ पे हमने m इंटू n क्यों नहीं लिया? क्योंकि वर्गाकार मैट्रिक्स के अंदर पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, इसलिए मैंने इसको रखा m इंटू एम। आप चाहो तो इसको n इंटू n भी रख सकते हो। एक
विकिरण मैट्रिक्स कहलाएगा यदि Aij 0। कब? जब i नॉट इजकल टू j। तो चलिए इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे एक मैट्रिक्स है A 5 0 0 0 6 0 0 0 9। अब देखिए यहां पे यह मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? विकिरण मैट्रिक्स कहलाएगी, जहां पर यह इसका है मुख्य विकिरण। अब परिभाषा क्या है कि मुख्य विकिरण के अलावा अन्य सभी अवयव क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी जो भी अवयव है वो सारे क्या है? शून्य है। अब इस वाली कंडीशन से भी आप देख सकते हैं, ये कह रहा कि Aij 0। कब? जब i नॉट इजकल टू j। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला अवयव देखिए, ये प्रथम पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। यहाँ पर i बराबर क्या है? 1 और j बराबर क्या है? 2। देख सकते हैं i नॉट इजकल टू j। जब i और j बराबर नहीं है तो वह क्या होगा? शून्य। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं i बराबर 1 j बराबर 3, यहाँ पर भी देख सकते हैं i बराबर 2 j बराबर 3। इन सारी कंडीशन में i नॉट इजकल टू j है, तो ये सब अवयव क्या होंगे? शून्य होंगे। अब देखिए विकिरण मैट्रिक्स में, अब इसका मतलब ये नहीं कि मुख्य विकिरण के सभी अवयव अलग अलग हो। मुख्य विकिरण का कोई अवयव शून्य हो सकता है। अपनी कंडीशन ये है कि मुख्य विकिरण के अलावा अन्य सभी अवयव क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। तो मुख्य विकिरण का कोई अवयव शून्य भी हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको ये भी बता सकता हूँ 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5। देखिए ये मैट्रिक्स देखिए। अब यहाँ पे ये देखिए, ये है आपका मुख्य विकिरण। मुख्य विकिरण के अलावा अन्य सभी अवयव क्या है? शून्य है। मुख्य विकिरण में भी एक अवयव क्या है? शून्य है। तो ये यहाँ पर शून्य हो सकता है। यहाँ पे 2 अवयव भी शून्य हो सकते हैं, 3 अवयव भी शून्य हो सकते हैं। सारे अवयव शून्य करेंगे तो वो मैट्रिक्स से चेंज होकर कौन सी हो जाएगी? शून्य मैट्रिक्स हो जाएगी। चलिए